नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण है। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा विषय है जोशीमठ। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में सोशल मीडिया के ऊपर पे जोशीमठ बहुत ज़्यादा चर्चा में है और इसका जो मुख्य कारण है जोशीमठ का वो एक बड़ी क्राइसिस है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। आज के इस टॉपिक को आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ दोनों में इसको साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं। इस पूरे टॉपिक को हम कुल 7 हेड्स के अंदर में डिस्कस करेंगे, जिसमें जोशीमठ क्या है, ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुई ये प्रॉब्लम वो, और उसके सॉल्यूशन वगैरह क्या हम ढूंढ करके लेकर के आते हैं। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर मैं जोशीमठ की बात करूं तो ये एक हाई एल्टीट्यूड टाउन है। लगभग 6,500 मीटर के हाइट के ऊपर पे ये टाउन सिचुएटेड है। डिस्ट्रिक्ट चमोली, स्टेट उत्तराखंड के अंदर में। एक हिली रीजन है, हिमालयन रीजन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे कंट्री के अंदर में एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है ये जगह। बद्रीनाथ इसी जोशीमठ के आगे है और सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जो जोशीमठ से होकर के जाता है बद्रीनाथ के लिए। NH7 है वो। और जो बद्री विशाल भगवान हैं जो बद्रीनाथ में जो विराजमान होते हैं, तो साल में 6 महीने ड्यूरिंग द समर्स वो बद्रीनाथ में रहते हैं और दूसरे 6 महीने ड्यूरिंग द विंटर्स वो जोशीमठ के अंदर में नरसिंह टेम्पल के अंदर में रहते हैं। इसके साथ में कई जगह पर पे आप जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ के नाम से भी देखोगे, कई जगह लिखा आपको मिलेगा। ये जो ज्योतिर्मठ है, इसका सिग्निफिकेंस है कि हमारे एक आदि शंकराचार्य जी हुआ करते थे, उन्होंने एक ज्योतिर्मठ की स्थापना यहाँ पर पे की इस जोशीमठ के अंदर में। ठीक है। इसी के साथ में एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जोशीमठ। स्की डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनल स्की डेस्टिनेशन है जोशीमठ। जोशीमठ के ऊपर पे एक जगह डेवलप की है औली, इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है उत्तराखंड के अंदर में। ठीक। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है इस जोशीमठ का। जो उत्तराखंड के अंदर में इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, वहाँ पर जो हमारे इंडिया में सबसे लास्ट विलेज है मलारी, उसको कनेक्ट करने के लिए एकमात्र सड़क इस जोशीमठ से होकर के जाती है। एक मेजर कैंटोनमेंट एरिया है जोशीमठ में, जो उस एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री सपोर्ट देता है। हिंदू ही नहीं, सिख के लिए भी जो हेमकुंड साहिब है वो एक इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है सिखों के लिए। तो कुल मिलाकर के जोशीमठ एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। अब यहाँ पर परेशानी क्या है, देखो। प्रॉब्लम है लैंड सब्सिडेंस, ज़मीन का धंसना, लैंड सब्सिडेंस। अब ये जो लैंड सब्सिडेंस है ये होता क्यों है भाई? जो हमारी अर्थ की अपर लेयर है, जिसके ऊपर पे हम हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, हम चल रहे हैं, दैट इज अपर लेयर ऑफ दी लैंड सरफेस। इस अपर लेयर ऑफ द लैंड सरफेस के नीचे हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो मल्टीपल लेयर से मिलकर के बनी है। ठीक है। तो ये जो हमारा आउटर सरफेस है, इसके नीचे जो जगह, ये जो पूरा का पूरा अर्थ मटेरियल है, ठीक है, किसी कारण से अगर ये अर्थ मटेरियल का मूवमेंट होता है, यहां से अपनी जगह से ये हटा दिया जाता है, तो क्या होगा? यहां पर पे जो बैलेंस सिचुएशन है वो बिगड़ जाएगी, है ना, हॉलो हो जाएगा। तो हॉलो होने कारण से जो ऊपर का प्रेशर है, जो अभी प्रेशर सस्टेन हो रहा था, वो होना बंद हो जाएगा और ये जो पार्ट है वो अंदर की तरफ पर पे धंस जाएगा। दिस इज व्हाट द लैंड सब्सिडेंस इज। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि सर ये जो मटेरियल है अंडरनीथ, ये मटेरियल अपनी जगह से क्यों, इसका मूवमेंट क्यों होता है, ये क्यों हट जाता है? तो उसके कई सारे कारण हैं। नेचुरल रीजन भी हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है, प्लेट टेक्टोनिक है, 2 प्लेटें कोलाइड कर रही हैं, एक दूर जा रही हैं। ठीक है। इसके साथ में कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजन भी हैं, वो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एक बहुत मेजर है। सिर्फ और सिर्फ हिली एरिया नहीं, जो नॉर्मल प्लेन रीजन है वहाँ पर पे भी जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के कारण से जो लैंड सब्सिडीज का प्रॉब्लम है वो सामने आया है। साथ में ड्रिलिंग, बोरिंग,
एंड देन फर्दर टनलिंग, ये सारे के सारे मेजर एस्पेक्ट हैं। माइनिंग भी एक इसका एक बड़ा पॉइंट है। तो ये ऐसे कुछ ह्यूमन इन्फ्लुएंस रीजन है जो कि लैंड सब्सिडेंस के फैक्टर बनते हैं। ठीक, जोशीमठ के अंदर में क्या है भाई, तो देखो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि जोशीमठ के अंदर में, तो किस तरीके से क्रैक्स हैं, सड़कें दो भाग में हो गई हैं, बिल्डिंग दो भाग में हो गए हैं, बड़े डीप क्रैक्स पड़ गए हैं। ठीक, अभी रिसेंटली इसरो हैव रिलीज इट्स रिपोर्ट, और उसमें इसरो ने बोला है कि देखो लैंड सब्सिडेंस इज नॉट अ न्यू थिंग देयर एट जोशीमठ। ऑन एंड ऑन एवरेज 2 सेंटीमीटर्स 2.5 सेंटीमीटर्स इन अ ईयर के रेंज पे लैंड सब्सिडेंस जोशीमठ के अंदर में होता है। लेकिन 27 दिसंबर 2022 से लेकर के 8 जनवरी 2023, ये जो 12 दिन का जो प्रॉस्पेक्ट है, इस 12 दिन के दरमियान में तकरीबन 5.4 सेंटीमीटर का लैंड सब्सिडेंस हुआ है इस रीजन में। इसरो ने लेटेस्ट रिपोर्ट दी है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट की माने तो जो रैपिड पेस है, इट इज़ वेरी डेंजरस रैपिड पेस, क्योंकि इस पेस से अगर जोशीमठ सिंक कर रहा है तो हो सकता है आने वाले समय में पूरा का पूरा टाउन ही नीचे आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जोशीमठ के अंदर में ये जो प्रॉब्लम है लैंड सब्सिडेंस का, ये नया नहीं है। ठीक है, ये पहले भी हुआ है। 1976 के आसपास में भी ये लैंड सब्सिडेंस का प्रॉब्लम यहाँ पर देखा गया था। तो उस समय पर पे गढ़वाल रीजन के एक IAS ऑफिसर थे मिश्रा जी, तो उनके चेयरमैनशिप के अंदर में एक कमेटी फॉर्म की गई थी, मिश्रा कमेटी। ही सबमिटेड अ रिपोर्ट एंड इन दैट रिपोर्ट ही स्टेटेड दैट ये जो जोशीमठ जो माउंटेन के फॉर्म में आप देखते हैं, ये एक एक्चुअल में एक माउंटेन नहीं है, इट इज अ डेब्रिस ऑफ अ एंशिएंट लैंडस्लाइड व्हिच कंसिस्ट ऑफ द सैंड एंड द रॉक्स। ठीक, which is already porous in nature. Then further he recommended कि भैया इसके ऊपर पे ना किसी भी तरीके के कोई हैवी डेवलपमेंट काम जैसे कि ड्रिलिंग, बोरिंग, टनलिंग, रोड मेकिंग, रोड एक्सपेंशन, हाउस बिल्डिंग एसेट्रा एसेट्रा, इस तरीके के काम, मेजर डेवलपमेंट काम यहाँ पर पे नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो ये जो रीजन है ये एक खतरा बन सकता है। ही सबमिटेड मैनी मोर थिंग्स, ही सबमिटेड। डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर में आपको इसका पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मिश्रा रिपोर्ट के, वो आपको मिल जाएंगे। फर्दर ही एडेड इन दैट कि जो अगर सड़कें वगैरह बनती हैं तो उसके बनने के समय पर पे लास्ट मेथड, उसमें जो इंटेंसिटी है उसकी कम इस्तेमाल करें। जो बोल्डर्स, बिग पोर्शन ऑफ रॉक्स, ठीक है, तो वो जो बोल्डर्स निकलते हैं उनको बाहर ना निकालें, उनको हटाएं ना, क्योंकि उन्हीं बोल्डर्स के सहारे पूरा का पूरा डेवरेज टिका हुआ है। ठीक, फर्दर वो वीकन होंगे। तो ऐसे कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी। अब सरकार ने मानी, कितनी मानी, वो तो एक डिबेट का टॉपिक है, और पिक्चर हमारे सामने भी अभी है कि क्या चीज़ें वहाँ पर पे चल रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं जोशीमठ के लिए अगर बात करें कि ये जो लैंड सब्सिडेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, जो आज हमको दिख रहा है, इसके फैक्टर्स क्या हैं। ठीक, सो एक्चुअल में जो लैंड सब्सिडेंस के फैक्टर्स हैं, ह्यूमन इन्फ्लुएंस्ड एंड नेचुरल, वो दोनों क्लब करके यहाँ पर पे हमारे पास में जोशीमठ के लैंड सब्सिडेंस का फैक्टर्स है। ठीक है, 2021 ईयर की मैं बात करूं तो भाई ये जो ईयर है इस रीजन के लिए, नॉट ओनली जोशीमठ, जो पूरा का पूरा चामोली रीजन है के लिए बड़ा डिजास्टर्स रहा है 2021। वाई? फेब 2021 के अंदर में एक ग्लेशिएटेड फ्लैश फ्लड आई, एक ग्लेशियर टूटा और उसके कारण से एक बहुत बड़ी फ्लैश फ्लड आई और पूरे के पूरे चामोली रीजन के अंदर में इतनी तबाही मचाई। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे डाइड इन द मंथ ऑफ फेब 2021। देन फर्दर अगस्त 2021 से लेकर के अक्टूबर तक इतनी बारिश हुई, दिस होल चामोली रीजन एक्सपीरियंस नॉट हैवी, वेरी हैवी रेनफॉल, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले 20 साल 30 सालों के। ठीक है, इतनी ज़्यादा बारिश कभी हुई नहीं चामोली के अंदर में। अच्छा, अब हुआ क्या, देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो। ये जो जोशीमठ है, जोशीमठ इज सराउंडेड बाय सम रिवर स्ट्रीम्स। इस तरीके से एक अलकनंदा रिवर है,
यहाँ से एक धौली गंगा आती है, ठीक। इधर से एक दूसरी रिवर स्ट्रीम है छोटी सी, यहाँ से एक छोटी दूसरी एक और रिवर स्ट्रीम है, ठीक। देखो जब 2021 में अगस्त से अक्टूबर तक का जो वेरी हैवी रेनफॉल का जो कॉन्सेप्ट रहा, इसके कारण से ये जो रिवर्स है ना, ये माउंटेनियस रिवर्स हैं, रिज में बहती हैं, सो दे फॉलो वेरी नैरो स्ट्रीम, ओके। And when enormous amount of water suddenly came into these narrow streams, so what will happen? वो जो पानी है उसका प्रेशर के कारण से इन रिवर स्ट्रीम, चारों रिवर्स ने अपने पाथ को वाइड किया, ठीक है। और अब देखो नैरो पाथ है, क्यों? क्योंकि वी शेप वैली है ना। अब उस वी शेप वैली के अंदर में पाथ वाइड कहां से करेंगे? क्योंकि दोनों तरफ पे जो बाउंड्री रिवर की बन रही है वो तो माउंटेन है, और कौन सा माउंटेन? जोशीमठ है, ठीक। तो when these the river streams, all of them, they widen their river course. So what happened? They eroded the mountain. Mountains को काट करके ये अपने साथ में लेकर के गई. That actually contributed in terms of कि जो उसका जोशीमठ माउंटेन का जो बेस है, उस बेस को और ज्यादा वीकन किया इस प्रोसेस ने. देखो मेरे इस पॉइंट को ऐसे मत लेना कि डेवलपमेंट इज नॉट गुड. डेवलपमेंट इज गुड, वी ऑल नीड डेवलपमेंट. लेकिन देखो हुआ क्या, जोशीमठ के केस में आज से 10 साल पहले की जनसंख्या जोशीमठ की अगर देखेंगे तो लगभग 20-22 हजार के आस थी, ठीक. और विद इन द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स ये जो पॉपुलेशन है ये मोर देन 300% का ग्रोथ इसके अंदर देखा गया. 20,000 से बढ़कर के 60-65 हजार हो, ठीक. अब देखो यहां पर पे हो क्या रहा है, आज ह्यूमन एंड नेचर दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं एक दूसरे के, और ह्यूमन बोल रहा है कि भाई मेरे को रास्ता दो. तो क्या ये पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है. अब ये 60,000 पॉपुलेशन है, ये 60,000 पॉपुलेशन के रहने के लिए इसको चाहिए घर, वो बनेंगे. इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इनको स्कूल चाहिए है, इनको हॉस्पिटल चाहिए है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें चाहिए, ठीक. एक चीज समझने की कोशिश करो यहां पर पे कि ये जो उत्तराखंड स्टेट है 2000 में जब ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उसके बाद में उत्तराखंड स्टेट ने अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के प्रोस्पेक्ट स्टार्ट किए, जिसके अंदर में उत्तराखंड ने अपने आप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के फॉर्म में आगे बढ़ाया. देवभूमि उसका एक एग्जाम्पल है. उत्तराखंड स्टेट को देवभूमि के नाम से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है. और 4 धाम, तीर्थ यात्रा, ऐसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, तो ऐसे बहुत सारे रिलीजियस डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई किया गया. उन तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं उनको आसान बनाया गया, ठीक. तो उसके अंदर में एक जोशीमठ भी है, ठीक है. देखो पहले जितने लोग आते थे, जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़ेगा, औली बना दिया, एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया, ठीक. तो हुआ क्या, लोगों को एक बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, है ना, अपने ही स्टेट के अंदर में, अपनी ही जगह पर पे. तो जोशीमठ का जो रेसिडेंट है, जो पहले अपनी जगह को छोड़ करके बाहर चला जाता था शहर की तरफ, बड़े शहरों की तरफ, दिल्ली आ जाता था, कहीं और चला जाता था, ठीक. उन लोगों ने अपने शहर को छोड़ना रोक दिया. अब वो नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर पे तो टूरिज्म के कारण से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, तो यहां पर पे उनको कमाई के साधन मिल गए, ठीक. अभी जो एक तो जाना रोक दिया, दूसरे जो चले गए थे बाहर वो भी वापस आ गए. इसके साथ में बाहर के लोग भी वहां पर पे आकर बसना स्टार्ट हो गए. दीज पीपल दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउसेस, और हाउसेस भी अपनी जरूरत से 2 कमरे और एक्स्ट्रा बढ़ा करके बनाने के प्रोस्पेक्ट में गए. क्यों? क्योंकि 2 कमरे एक्स्ट्रा बनाएंगे तो जो टूरिस्ट है उसके लिए हम होम स्टेज दे सकते हैं. होटल बनना स्टार्ट हुए, नए होटल बनना स्टार्ट हुए, बड़े छोटे. देखो अब ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो काम यहां पर पे स्टार्ट हुआ, उसमें सबसे बड़ा जो फ्लॉ था वो ये था कि ये बिल्डिंग्स किसी भी तरीके से कहीं पर भी बनना स्टार्ट हो गई. किसी भी एक परफेक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन को फॉलो नहीं किया गया, ना किसी कंसल्टेंट की मदद ली गई, ठीक, ना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को देखा गया, न देखा गया कि जिस जगह पर पे ये जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं ये जो लोकल लोग हैं, उसके नीचे का जो स्ट्रेटा है वो कितना स्ट्रांग है, ठीक. वो सब चीजों को दरकरार कर दिया गया, ठीक है.
तो मैडनेस ऑफ डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर देखा गया। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जितने भी बिल्डिंग्स बने, घर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, होटल्स, इनका जो वेस्ट वाटर है 60-65 हज़ार तो वहाँ का लोकल सिटीजन है, लोकल आदमी है, ठीक है। इसके अलावा टूरिस्ट और आ रहा है, लाखों की संख्या में टूरिस्ट आ रहा है। ऐसा बोलते हैं कि भाई जोशीमठ 6 महीने कमाता है और 6 महीना आराम करता है ना। तो लाखों की संख्या में टूरिस्ट वहां पर पे आ रहा है, तो वो भी तो वहां रहेगा। सो दे ऑल्सो यूज वाटर एंड ऑल। तो ऐसे में पहली बात तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ऊपर कहीं नदी का पानी तो ऊपर से खींच करके लेकर के आएंगे नहीं, तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, बोर हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा, ठीक है। जो सबसे बड़ा पार्ट ये रहा कि इतने लोगों का जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, इसका कोई प्लानिंग नहीं। किसी भी तरीके का कोई ड्रेनेज सिस्टम जोशीमठ के अंदर में इंस्टॉल नहीं किया गया। तो क्या ये पानी कहाँ जा रहा है? डायरेक्ट पाइप्स के थ्रू माउंटेन की तरफ, माउंटेन के ऊपर पे छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो पानी है ये तो कंटिन्यूसली आ रहा है। अब ये पानी जो डायरेक्ट माउंटेन के ऊपर पे, डायरेक्ट पहाड़ पे अगर आप डाल रहे हो, तो वहां से वो सीपेज, जो पानी का सीपेज है पहाड़ के अंदर, वो स्टार्ट हो गया। प्रॉपर नालियां वगैरह तो बनाई नहीं, कुछ नहीं बनाई, सीधे सीधे सीपेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि कोई भी माउंटेन है भाई, हिमालय के अंदर में तो रेनफॉल, जैसे हमने बात की अभी एक्सट्रीम वेदर 2021 के अंदर में, तो नॉर्मल बारिश तो होती रहती है, ठीक। अब जो रेन प्रेसिपिटेशन है, ये रेन प्रेसिपिटेशन जो माउंटेन पे होगा, तो माउंटेन स्लोप से ये रेन प्रेसिपिटेटेड वाटर नीचे आएगा, ठीक है। तो जब ये जो बारिश का पानी है, ये जब ड्रेन करता है तो ये अपने नेचुरल कोर्स को बना लेता है, ठीक है। क्योंकि हर साल पानी बरसना है, हर सीजन के अंदर बरसना है, तो वो क्या करते हैं, अपने नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं। तो जब भी बारिश होती है वो पानी उन्हीं ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ आ जाता है, स्लोप के थ्रू नीचे आ जाता है, रिवर कोर्स के अंदर मिल जाता है। अगर स्नोफॉल हुआ तो जब समर्स के अंदर में स्नो मेल्ट हुई, जो मेल्टेड आइस है उसका जो पानी है वो भी उन्हीं ड्रेनेज कोर्सेज के थ्रू नीचे आकर के रिवर कोर्स में मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पे क्या हुआ कि ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, रोड कंस्ट्रक्शन काम यहाँ पर पे हुआ, तो खुद का तो कोई ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया नहीं, ये जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम था इसको भी ब्लॉक कर दिया, बीच बीच में तोड़ दिया, काट दिया, माउंटेन को काट करके बिल्डिंग बना ली, है ना, रोड बना ली। तो ये नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को भी काट दिया, है ना, बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इससे क्या हुआ कि अब जब भी बारिश होती है तो पानी, भाई रेन प्रेसिपिटेट हो रही है, तो वो बारिश का पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। अब आपने जो उसका नेचुरल ड्रेनेज कोर्स था वो तो आपने बंद कर दिया, तो क्या होगा, वो अपना नया ड्रेनेज बनाएगा। तो व्हाट हैपेंड, माउंटेन का इरोजन स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस पानी ने अपना नया रास्ता बनाया, ठीक है, और फास्ट फ्लो से निकल करके गया पानी, ठीक है। जब ये इरोजन हुआ माउंटेन का, जो अपर लेयर ऑफ द माउंटेन दैट गॉट इरोडेड, तो उसके अंदर में पोरस सामने आए, उन पोर्स से पानी सीपेज होना स्टार्ट हो गया अंदर की तरफ माउंटेन के अंदर में। जो जब स्नोफॉल होता है उसके बाद जब आइस मेल्ट हो रही है तो उसका पानी माउंटेन स्लोप से नीचे उतरने के बजाय माउंटेन के अंदर में जो पोरस हैं उनके थ्रू वो अंदर जाने लग गया, ठीक है। ये इस प्रोसेस से माउंटेन को और वीक किया, ठीक है। साथ में अदर डेवलपमेंट नीड्स, देखो कुछ नीड्स हैं जो उस स्पेसिफिक टाउन की हैं, उस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की हैं, कुछ नीड्स हैं जो कि उस स्पेसिफिक स्टेट की हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए है तो उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाने पड़ेंगे, तो ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वहाँ पर पे इंस्टॉल किए गए, सड़कें चौड़ी की गई, है ना, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, जिसके कारण से जो माउंटेन, जो रिवर कोर्सेज है उनको रोका गया, माउंटेन्स को काटा गया, ठीक, ड्रिल की गई, माउंटेन के अंदर में टनल्स बनाई गई रोड बनाने के लिए, रेल लिंक बनाने के लिए, या फिर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए टनल्स ड्रिल किए गए, जिन्होंने इस माउंटेन को और वीक किया और इसके ऊपर पे एडवर्स इफेक्ट डाले। खबर ये भी है कि एनटीपीसी का एक तपोवन प्लांट है, उस एनटीपीसी ने उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उस रीजन की स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। तो उस स्टडी के लिए नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये प्रोसेस न देते हुए
उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को ये प्रोसेस दे दिया कि भैया यू स्टडी एंड सबमिट द रिपोर्ट दैट व्हाट वी शुड डू। अब उस कंपनी ने कितना स्टडी किया क्या नहीं किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि जब उस बोरिंग मशीन ने ड्रिल करना स्टार्ट किया, ठीक, तो था क्या है, देखो माउंटेन तो डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में है, अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेटा। तो यहां पर भी बीच में एक एक्विफर था। अब ये जो ड्रिल मशीन है ड्रिल करते 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 गई और इस एक्विफर को उसने कर दिया पंचर, ठीक है। अब पंचर किया तो अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 लीटर्स पर सेकंड की स्पीड से पानी बाहर निकल रहा, ठीक है। और ये जो पानी है इसी स्पीड से मोर देन 1 मंथ निकलता रहा, ठीक है। अब यहां पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 700 to 800 लीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जो पानी निकल रहा है, तो वो एक दिन में इतना पानी निकलता था कि अप्रोक्सीमेटली 30 लाख लोगों की जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता था पर डे, ठीक है। तो 30 लाख लोगों की वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने का पानी पर डे 1 महीने से ज्यादा दिनों तक निकला। तो सोचो कितना बड़ा एक्विफर होगा ये। और इतना बड़ा एक्विफर जब खाली हुआ तो ट्राई टू थिंक अबाउट द आइसोस्टेटिक बैलेंस। भाई पहाड़ है, पहाड़ जब जियो आइसोस्टेसी के अगर हम बात करें तो माउंटेन जब एक प्रेशर डालता है इस स्ट्रेटा के ऊपर पे, अर्थ की स्ट्रेटा के ऊपर पे, तो एक बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट होती है। तो दीज एक्विफर्स दे गिव दैट बैलेंसिंग सपोर्ट टू दीज माउंटेन्स और एनी अदर रीजन देयर एट द अर्थ। जब ये एक्विफर ही खाली हो गया तो जो ऊपर से आने वाला प्रेशर है उसको कौन सस्टेन करेगा? तो जाहिर सी बात है भाई, अगर ये चीज बोली जा रही है कि वो एक्विफर के खाली होने के कारण से ये जो माउंटेनस रीजन है यहाँ पर सब्सिडेंस देखा जा रहा है, तो इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क होने का कोई शक नहीं हो रहा। लग रहा है कि हाँ ये तो सही बात है। अभी रिसेंटली उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट की एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट के ऊपर पे। तो एनटीपीसी का भी 3 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में आया कि देयर इज नो रोल ऑफ एनटीपीसी तपोवन प्रोजेक्ट देयर इन दी सब्सिडेंस प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी जोशीमठ। साथ में डिफॉरेस्टेशन, देखो पेड़ों का काटना तो हम रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट का जो पेस है हमारे इंडिया के अंदर में वो बहुत रैपिडली आगे बढ़ रहा है। तो वो हमको सोचना है कि हमको पेड़ काटने हैं, कितने काटने हैं, बचाने हैं, कितने बचाने हैं। माउंटेनियस रीजन के लिए जो ट्रीज हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बिकॉज दे प्रोवाइड ग्रिप टू द सॉइल। ये जो अपर सॉइल के अंदर में जो ट्री की जो रूट्स होते हैं उस पहाड़ को पकड़ करके रखते हैं, वो ग्रिप करके रखते हैं। तो जब भी इस तरीके के जो रेन प्रेसिपिटेशन होता है, हैवी रेनफॉल होता है, उसके कारण से पानी का जो प्रेशर नीचे की तरफ आता है तो वो सॉइल एरोजन को, माउंटेन एरोजन को रोकने का काम करते हैं ट्री, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी पोरस माउंटेन है, आप डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हो, ट्रीज काटते जा रहे हो, तो उस पहाड़ को की सॉइल को पकड़ने का काम, उसको ग्रिप देने का काम करेगा कौन? कोई भी नहीं। तो सॉइल एरोजन होगा वहां पर पे, जो पूरा का पूरा माउंटेन एरोजन होगा, तो वो हो रहा है बहुत रैपिड स्केल पे हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड जो 10 साल पहले थी और आज थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। साथ में जो टूरिस्ट प्रेशर है इसको तो हम दरकिनार कर ही नहीं सकते हैं। 4 धाम यात्रा, एक बाईपास, भाई जहां पर जिस जगह पर पे एक सिंगल लेन 2 लेन रोड बनने की बहुत मुश्किल से गुंजाइश हो, वहां पर पे अगर आप एक्सप्रेस वे बनाओ, 3 लेन 4 लेन सड़क बनाओ, तो भाई प्रेशर तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है प्रेशर। अब ये क्यों बनाए जा रहे हैं? टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, 4 धाम यात्रा है ना। हरिद्वार से लेकर के औली तक के लिए एक जो NH7 है, NH7 को काट करके जो NH7 जा रहा है हरिद्वार से सीधा बद्रीनाथ तक, ठीक है। तो जोशीमठ के पहले इस NH7 को काट करके एक बाईपास बना दिया जो सीधे डायरेक्ट औली जा रहा है, आपको जोशीमठ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे नए नए सड़कें बन रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, टनलिंग हो रही है, तो भाई, और वो भी टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए।
तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्रिएट होता है कि भैया इस टूरिस्ट प्रेशर को हम किस तरीके से हैंडल करें। ठीक है, जो तीसरा प्रॉब्लम का फैक्टर है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। आई होप दैट आप लोगों को थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक लिंक है, उस पर प्लेट टेक्टोनिक्स को डिटेल में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ काम की चीज डिस्कस करेंगे। देखो प्लेट टेक्टोनिक का यहाँ पर क्या रोल है, जो हमारा लिथोस्फेयर है, अर्थ का जो आउटर सरफेस है, आउटर लेयर है, दैट इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स और वो फ्लोट कर रहा है स्टेनोस्फेयर पे। ठीक है, अब ये जो फ्लोटिंग पार्ट्स हैं दीज आर दी प्लेट्स। अब इन प्लेट का कुछ मूवमेंट है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दो प्लेट हैं, एक का नाम है इंडियन प्लेट और एक का नाम है यूरेशियन प्लेट। जो डायरेक्शन है इंडियन प्लेट का वो है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब इसका जो पेस है वो है 5 सेंटीमीटर पर ईयर के पेस से ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर में जा रही है। अब ये जो यूरेशियन प्लेट है इसका डायरेक्शन है मूवमेंट का नॉर्थ। ठीक, और इसका जो पेस है ये है 2 सेंटीमीटर पर ईयर। अब देखो स्पीड किसकी ज्यादा है, इंडियन प्लेट की। अच्छा, ये माइनर प्लेट है, ये मेजर प्लेट है, बड़ी प्लेट है, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। ठीक, नाउ इंडियन प्लेट की स्पीड है ज्यादा, सो दिस इंडियन प्लेट विल पुश दी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और यही फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, दीज टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग टू ईच अदर। तो इस जगह पर पे कन्वर्जन बाउंड्री बन रही है, these are converging plate. So at the point where these two plates they converge to each other, they form a convergent boundary. And whenever two continental plates they collide to each other, they form mountains. And this is the only reason कि हमारे जो हिमालय माउंटेन्स को अगर आप देखोगे तो वो जिस उसके बनने का जो कारण है ना, वो यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ठीक है, कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अब देखो यहां पर पे क्या हो रहा है, इस जगह पर पे यहां से एक रिवर निकली है विच इज नोन एज इंडस रिवर, सिंधु नदी। यहां से एक रिवर निकली है, इसको चाइना में बोलते हैं सांगपो, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में देहंग और आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश के अंदर में एंटर कर जाती है। ये जो रिवर वैली है ये एक फॉल्ट वैली है। अब फॉल्ट वैली क्या है, इन रियलिटी ये एक कन्वर्जन बाउंड्री है। दिस इज द पॉइंट वेयर दीज टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग टू ईच अदर। ठीक है, अब यहां से लेकर के ये ये एक फॉल्ट बाउंड्री है। फॉल्ट बाउंड्री मतलब क्या, एक जो प्लेट है दोनों आपस में कोलाइड किए और दो प्लेट आपस में कोलाइड करके एक प्लेट सबडक्ट हुई नीचे की तरफ पर पे और एक प्लेट इधर ऊपर है। ठीक है, और एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है, सबडक्ट होती चली जा रही है। नाउ इफ दीज टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग टू ईच अदर, सो व्हाट इज हैपनिंग, ये एक पार्ट तो नीचे जा रहा है और एक पार्ट इस तरीके से ऊपर आ रहा है ना। कभी आप एक काम करना कि बेड के ऊपर पे बेडशीट को बिछाना और दोनों हाथों को ऐसे वाइड स्प्रेड करके एक दूसरे के क्लोज लेकर के आना। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि उसके ऊपर मल्टीपल फोल्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इन मल्टीपल फोल्ड्स के अंदर में ये है सिंक्लाइन, ये है एंटीक्लाइन। ठीक, और यही माउंटेन्स है। अब होता क्या है कि जब ये मूवमेंट लगातार चल रहा है तो दो प्लेट तो एक दूसरे के से टकरा करके ऊपर नीचे तो जा ही रहे हैं, साथ में जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के बीच में भी फॉल्ट बन जाते हैं और माउंटेन्स ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर पे। ठीक है, ऐसा ही हुआ ये जो है ना, इसको बोलते हैं ITSZ, इंडस सांगपो स्यूचर जोन। ठीक, ऐसा ही हुआ, ये जो फिनोमेना है यहां पर पे एक मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT के नाम से एक और फॉल्ट बाउंड्री है ना, वो इसी प्लेट्स के कारण से है। इस ITSZ और MCT के बीच का जो हिमालय है इसको हाई हिमालय बोलते हैं। और एक रियलिटी ये है कि जो जोशीमठ है वो जोशीमठ भी इस MCT के बहुत नजदीक सिचुएटेड है।
ठीक, अगर ये जो जोशीमठ का जो क्राइसिस है, ठीक, अगर वो एमसीटी के मोमेंट के कारण से स्टार्ट हुआ है, सो बिलीव मी गाइस कि जोशीमठ इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग, मेनी मोर जोशीमठ टू कम। ठीक है, बिकॉज ये कोई हंसी खेल नहीं है। एमसीटी के अंदर में मूवमेंट को डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा रीजन वल्नरेबल है। अर्थक्वेक अभी नेपाल के अंदर में आप 4-5 साल पहले देखो अर्थक्वेक कितना डिजास्टर्स अर्थक्वेक आया है ना, वो पूरा का पूरा एमसीटी के मूवमेंट के कारण से ही आया था। अगर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट फैक्टर है इस जोशीमठ क्राइसिस का, तो ये आप मान करके चलें कि बड़ा डिजास्टर अभी ऑन द वे है, तो हमको उसी के हिसाब से यहाँ पर पे काम करने की जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट एक पैनल डिजाइन किया है हमारे कुछ इंडियन साइंटिस्ट और कुछ फॉरेन साइंटिस्ट को मिलाकर के इस रीजन को स्टडी करने के लिए कि क्या वाकई में ये जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन किस लेवल पे है, कितना है। बहरहाल कलेक्टिवली जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो ये 3 ही हैं, ठीक। और जोशीमठ की जो प्रॉब्लम है वो इन तीनों रीजन का कंबाइंड इफेक्ट है जो हमको सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात और है कि जैसे जो 2021 का जो वेदर फिनोमेना रहा, हमारे साइंटिस्टों का कहना यह है कि ये जो वेदर फिनोमेना है ये और वर्स होगा ईयर ऑन ईयर। तो ईयर 2023 भी अगर इसी तरीके का वेरी हैवी रेनफॉल अगर ऑब्जर्व करता है, जो कि अभी फरवरी से इनका स्टार्ट हो जाएगा, है ना, तो देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच है कि भाई 2023 के अंदर में वेदर चामोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कैसा रहता है। अगर खराब रहा तो ये मान करके चलें कि वहां के लोगों की परेशानियां कम होने वाली नहीं है और बढ़ने वाली है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि जो हिमालय रीजन है, इस हिमालय को बाउंड्री करने वाले और भी तो कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, नेपाल है, भूटान है। क्या जोशीमठ जैसी प्रॉब्लम इन 3 कंट्रीज में भी है क्या? तो उसका आंसर है यस, बिल्कुल। चाइना के अंदर में भी। अच्छा, एक और कमाल की बात क्या है, इन तीनों कंट्री में तो ये जोशीमठ जैसी लैंड सब्सिडेंस की प्रॉब्लम वहां पर पे है, साथ में कोलैबोरेट भी कर रहा है क्या, जो हमने अभी ह्यूमन फैक्टर पढ़े तो वो फैक्टर यहां पर पे भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। चाइना के अंदर में भी जो टनलिंग हो रही है, तो जिस रीजन में टनलिंग हुई उस रीजन के अंदर में लैंड सब्सिडेंस का प्रॉब्लम दिखाई दिया। नेपाल के अंदर में वही है, भूटान के अंदर में वही है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का। तीसरा तो फिर वो टेक्टोनिक का जो एस्पेक्ट है वो तो है ही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरे के पूरे जो कंट्री हैं ये हिमालय के आसपास पे स्ट्रेच्ड हैं। देखो, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर पे सॉल्यूशन 2 तरीके के होंगे, ठीक। एक तो है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। अब देखो, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के अंदर में क्या है, दैट स्टॉप ऑल काइंड ऑफ डेवलपमेंट राइट अवे। जो वहां पर पे लोग रह रहे हैं उनको एक सेफ प्लेस पे ले जाकर के रिहेबिलिटेट किया जाए, ठीक है। उनको मॉनेटरी पैकेज भी दिया जाए। भाई अल्टीमेटली इफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे माइग्रेट फ्रॉम दैट प्लेस, तो उनकी तो रोजी रोटी वहां पर पे थी, उनका तो पूरा का पूरा लाइवलीहुड उस जगह पर पे था। वो सब कुछ छोड़ करके दूसरी जगह पर पे जा रहे हैं। एक जोशीमठ बुलेटिन पब्लिश करता है चामोली डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर में दिखाया गया है कि जो फैमिलीज हैं, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज ये इतने कैंप्स के अंदर में भेज दिए गए हैं, इतने जो घर हैं ये मार्क किए गए हैं कि अनसेफ है रहने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, एज अ शॉर्ट टर्म तो वो चीज़ है, देखी जा सकती है, लेकिन इसके डेवलपमेंट रोक देना शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट कभी करना ही नहीं वो एक प्रोस्पेक्ट नहीं है ना। तो इमीडिएट रेमेडी के लिए तो ठीक है, डेवलपमेंट रोक दो, इनको इवैक्यूएट करा दो, दूसरी जगह पर बसा दो। बट व्हाट नेक्स्ट? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो एस्पेक्ट ये है कि जो यहाँ का लोकल सिटीजन है, उस लोकल सिटीजन को सेंसिटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाईली सेंसिटिव अर्थक्वेक जोन है, अर्थक्वेक जोन 5 के अंदर में ये कैटेगराइज किया गया है, हाई रिस्क जोन है ना। तो ऐसे में किसी भी समय किसी भी तरीके की नेचुरल क्लाइमेटी यहाँ पर पे आ सकती है। तो उस चीज के लिए यहाँ के लोग मेंटली प्रिपेयर हैं? अब मेंटली प्रिपेयर कब होंगे? जब उनको ट्रेनिंग मिली होगी, है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ के लोकल लोगों तक को देना बहुत जरूरी है, ठीक, बच्चे से लेकर के बड़े तक। एग्जाम्पल है जापान,
जापान के अंदर में तो बोला जाता है कि भाई हर एक 3 मिनट बाद 4 मिनट बाद में एक अर्थक्वेक आता है। और साइमल्टेनियसली 2 जगह पर अर्थक्वेक आते ही रहते हैं। तो वो उस कंट्री ने जिस लेवल पे अपने लोगों को डिजास्टर के लिए ट्रेन किया है, और वो बचपन से ही ट्रेनिंग, स्कूल लेवल से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ज़रूरी है कि इस रीजन, जो हिमालय रीजन है, जो हाई रिस्क जोन है, यहाँ पर भी लोकल लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके से इस हाई रिस्क जोन के अंदर में वो अपने रहें। ठीक, क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति वहाँ का इंजीनियर हो, लेकिन एक इंजीनियरिंग के अवेयरनेस को अगर वहाँ पर पे दिया जाए कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो ये कंसल्टेंट है, यहाँ से पहले आप उस जगह को सर्वे कराओ कि वाकई में वहाँ पर पे बिल्डिंग बन सकती है क्या, कितनी बड़ी बिल्डिंग बन सकती है, क्या ब्रिक मटेरियल आप इस्तेमाल करो, है ना। आज की डेट में हल्की ब्रिक्स, पोरस ब्रिक आती हैं कि जो मजबूती वही रहेगी बिल्डिंग की, लेकिन हल्का रहेगा वो मटेरियल। तो जब बिल्डिंग आप जैसे 3 फ्लोर 4 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हो, अगर सॉलिड ब्रिक से बनाओगे तो उसका वेट स्ट्रैटा पे ज़्यादा पड़ेगा, अगर पोरस ब्रिक से बनाओगे तो उसका वेट स्ट्रैटा पे कंपेरेटिवली कम पड़ेगा। तो कितनी मजबूत स्ट्रैटा है, उसके ऊपर कितने फ्लोर बना सकते हो, तो साइंटिफिक स्टडी का एक पार्ट है। ठीक, तो एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक को इक्विप करते हुए यहाँ पर कंसल्टेंसी का कॉन्सेप्ट है, सरकार को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना यहाँ पर भी काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो तीसरा एक बहुत सोचने वाला पार्ट है कि हमारी कंट्री में जितने भी हिल स्टेशंस हैं, ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करना, मैक्सिमम हिल स्टेशंस वो ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किए हैं। हम लोगों ने आज़ादी के बाद में कोई नया हिल स्टेशन बनाया नहीं है। ठीक, कोई नया शहर, चंडीगढ़ को छोड़ दिया जाए, चंडीगढ़ एक शहर बनाया और उसके बाद में भी नया रायपुर हमने बनाया। तो नए शहरों को बनाने के प्रोस्पेक्ट पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग सिटीज को हम ओवरबर्डन कर रहे हैं। तो ज़रूरत क्या है कि गवर्नमेंट को एक ऐसे कोलैबोरेटिव प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जिससे कि वो इन हिली रीजन के अंदर में नए शहरों का निर्माण करें। ठीक, वो देखें, जगह देखें, उस स्ट्रेटा को स्टडी करें कि यहाँ पर पे किस लेवल तक के सिटी को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, और किस लेवल का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो रोड मेकिंग कॉन्सेप्ट है अच्छा, जो डैम बन रहे हैं, तो हम एक बड़ा डैम न बना करके उसको स्प्लिट करके छोटे छोटे 5 कंपैरेटिव डिस्टेंस के ऊपर पे, तो इससे होगा क्या, इससे इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी कम होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होगा, और आपकी जो नीड है वो पूरी हो जाएगी, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमको इवॉल्व करना है। ट्री प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है, डिफॉरेस्टेशन को तो पहले रोकना ही रोकना है, बट एफॉरेस्टेशन को भी हमको इंस्टॉल करना है। क्यों हो क्या रहा है कि हम काटते तो हैं 100 पेड़ और उसके बाद में लगाते हैं 10 पेड़, ये प्रैक्टिकल पोजीशन है। ठीक है, और ऐसे में क्या है, माउंटेनियस रीजन दे आर वेरी मच वल्नरेबल। अच्छा, दूसरी एक कॉन्सेप्ट होता है ट्री लाइन का। माउंटेन रीजन में जो हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स होते हैं, तो एक स्पेसिफिक एल्टीट्यूड के ऊपर जाकर के वेजिटेशन नहीं होता। तो भाई जहां वेजिटेशन नहीं होता तो वहां तो ह्यूमन हैबिटेट भी नहीं है। ह्यूमन हैबिटेट उन्हीं जगह पर जहां पर वेजिटेशन है। ठीक, क्योंकि अबव ट्री लाइन तो कोई रहता ही नहीं, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, कौन रहेगा वहां जाकर के, इतनी ऊपर तक ना राशन जा सकता है ना कुछ जा सकता है ना। तो ऐसे में जो हैबिटेट है वो जब ट्री लाइन, विद इन द ट्री लाइन है, और उस हैबिटेट को बसाने के लिए अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमको एक अल्टरनेट प्रॉस्पेक्ट की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को इस रीजन स्पेसिफिक के अंदर में इंस्टॉल करें कि हम पेड़ भी ना काटें और हमारा जो डेवलपमेंट का काम है वो भी होता रहे। अननेसेसरी मैडनेस ऑफ डेवलपमेंट को यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है। इकोसिस्टम को बैलेंस करते हुए ही डेवलपमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है, जिसको कि हम यहाँ पर इंस्टॉल करें। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशन के पार्ट हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर में लिख सकते हैं।